हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास की क्लास, और इसमें हम लोग करेंगे 25 प्लस एमसीक्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी यूज़फुल प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी होने वाली परीक्षा एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और इस सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों, मेरी इतिहास की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके विद एक्सप्लेनेशन से के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें सारा हिस्ट्री का वीडियो डाला गया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया गया है? निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया गया है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराने उपनिषदों में से एक माना जाता है और इसमें कुल 8 अध्याय हैं। इसके 8 अध्यायों के भीतर हिंदू दर्शन के कई पहलुओं का वर्णन है, जिसमें ओम का जप, अच्छाई और बुराई, अंतरिक्ष, समग्र रूप से ब्रह्मांड, आत्मा और स्वयं, दुनिया के साथ एकता और ब्रह्म जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके उद्देश्यों को संग्रहित करने, उनका पाठ करने के उद्देश्य से संगीति यानी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। यदि आपसे पूछ ले कि संगीति का क्या अर्थ होता है, संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय शासक कौन थे? कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश से थे। और उस समय द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? शरुकामिनी थी। कौन थे? शरुकामिनी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। 251 ईसा पूर्व में होती है। उस समय शासक कौन थे? अशोक थे, जो मौर्य वंश के शासक थे। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस्म, उस समय के तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होता है। कब होता है? प्रथम शताब्दी में होता है। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे, जो कुषाण वंश के शासक थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अब हम बारी बारी देख लेते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या क्या हुए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद थे और आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति में विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण बौद्ध धर्म अस्थावीर और
महासंघिक नामक 2 गुटों में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या होता है? अभिधम पिटक का संकलन किया गया और संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। बौद्ध संगीति की शिक्षाओं को तीनों ग्रंथों में संकलित किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इस संगति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। तीसरा सवाल कर लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी में की थी। यह बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। सन 1230 में यदि आपसे पूछ ले किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। कब किया था? 1203 में किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजत रंगनी संबंधित है। राजत रंगनी की रचना किसने की थी? यदि आपसे पूछ ले, कल्हण ने की थी। राजत रंगनी का क्या अर्थ होता है? राजाओं की नदी। राज तरंगिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है और महाभारत काल से आरंभ होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरेल एस्टाइन ने, नाम याद कर लीजिएगा, ऑरेल एस्टाइन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से, किसके सहयोग से? पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राज तरंगिनी का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। हमारा 5वां सवाल क्या कहता है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी। सामवेद से पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्रीय है। यदि आपसे पूछ ले कि गौपथ किस वेद का ब्राह्मण है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 6ठा सवाल है, खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया किस वंश से था? खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया किस वंश से था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेदी वंश से था। खारवेल कलिंग में राज करने वाले चेदी वंश के तृतीय शासक थे। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपसे पूछ ले किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, एक कलम को भी लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। हाथी गुम्फा के अभिलेख के अनुसार खारवेल महामेघवाहन का वंशज था। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कलम कॉपी लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
7वां सवाल क्या कहता है? किसने हुनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी? किसने हुनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी? तो हुनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा हुआ था। स्कंदगुप्त यदि आपसे पूछ ले किसका पुत्र था? कुमार गुप्त का पुत्र था और गुप्त वंश के 8वें राजा थे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी और उसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। लेकिन स्कंदगुप्त ने उनका प्रतिरोध किया और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। हुनों के अतिरिक्त उसके राज्य पर पुष्यमित्रों को भी विभिन्न संघर्षों में पराजित किया। पुष्यमित्र को परास्त किया था उसने, और उसने विष्णु स्तंभ का निर्माण भी कराया था। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 8वां सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टिब्बा किस प्रदेश में है? सिंधु सभ्यता का स्थान कोटा टिब्बा किस प्रदेश में स्थित है? कोटा टिब्बा किस प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। कोटा टिब्बा धौलावीरा का स्थानीय नाम है। किसका नाम है? धौलावीरा का स्थानीय नाम क्या है? कोटा टिब्बा। और धौलावीरा गुजरात का एक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खोज हुई थी। इसकी खोज कब और किसने की थी? 1968 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, धौलावीरा की खोज की थी। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटी मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहर, मछली, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश और कुछ बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है 9वां सवाल। भांडी किसका प्रमुख सचिव था? भांडी किसका प्रमुख सचिव था? तो भांडी किसका प्रमुख सचिव था? हर्षवर्धन का सचिव था। भांडी कनौज का एक सम्मानीय व्यक्ति था जिसे हर्षवर्धन द्वारा उसकी बहन को ढूंढने और हर्षवर्धन को सिंहासन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भांडी कनौज का एक सम्मानीय व्यक्ति था जिसने क्या किया था? हर्षवर्धन द्वारा उसकी बहन को ढूंढने और हर्षवर्धन को सिंहासन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट सवाल। कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, चन्हुदड़ो भारत में नहीं है। यदि आपसे पूछ ले कि चन्हुदड़ो किस जगह पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वहीं श्री गंगानगर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। रोपड़ पंजाब में। यदि आपसे पूछ ले कि चन्हुदड़ो की खुदाई किसने और कब की थी? 1931 में एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, तो 11वां सवाल कर लेते हैं दोस्तों। हमारा 11वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइस्ट्रोफेडन। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? बाइस्ट्रोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? बाइस्ट्रोफिडिन थी, जो दो क्रमागत पंक्तियों में पहले दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। किस प्रकार लिखी जाती थी? पहली पंक्ति राइट से लेफ्ट और दूसरी पंक्ति लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, और इसी पत्ती को बाइस्ट्रोफिडिन पत्ती कहा जाता था। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा कुषाण राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था। यदि आपसे पूछ ले कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था, और उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का पुत्र। देवपुत्र की अर्थ क्या होता है? देवताओं का पुत्र होता है। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा चिन्ह बताता है? सही आंसर हो जाएगा कमल गौतम बुद्ध के जन्म को इंडिकेट करता है। बोधि वृक्ष किसे बताता है? तो बोधि वृक्ष जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बताता है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। कमल और बैल किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? ये धर्म चक्र का प्रतीक है। बुद्ध ने यदि आपसे पूछ ले कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे फैक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फैक्ट को एक कलम कॉपी लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल के हैं? भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल के हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? भोपाल के पास स्थित है, और भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र आमतौर पर मध्य पाषाण काल के हैं, जो लोगों के कलात्मकता को दर्शाता है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक बनाया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 15वां सवाल क्या कह रहा है? 15वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे शूद्रों का देवता माना जाता था? उत्तर वैदिक काल में किसे शूद्रों का देवता माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूषण को शूद्रों का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल के दौरान पूषण किसका देवता था? मवेशियों की देखभाल करने वाला देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह शूद्रों का देवता माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल के अन्य देवताओं में
विष्णु को लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और रुद्र को जानवरों के देवता के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद कहा जाता है। उपवेद क्या संदर्भित करता है? व्यवहारिक ज्ञान को बताता है। वे पारंपरिक साहित्य हैं जिनमें कुछ तकनीकी कार्यों के विषय दिए गए हैं। सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। देख लेते हैं अगला सवाल। अशोक के सभी स्तंभ अभिलेखों में कौन सा सबसे लंबा है? अशोक के सभी स्तंभ अभिलेखों में कौन सा सबसे लंबा है? सही आंसर हो जाएगा 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। 7वां स्तंभ शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म की नीति के लिए किए गए कार्यों को दिखाता है। इसमें उन्होंने कहा कि सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकते हैं क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यात्री दिया गया है और दूसरी तरफ राजा के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य सही मिलान है क्योंकि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, बिल्कुल सही सुमिलित है। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पर सुमिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो किसके दरबार में दूत बनकर आया था? बिंदुसार के दरबार में दूत बनकर आया था। स्ट्रेबो के लेखों में हमें डायमेकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं। किसके लेखों में? यदि आपसे पूछ ले डायमेकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं तो नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेबो के लेखों में हमें डायमेकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं। उनके विवरण के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश, एंटियोकस से अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक और मौर्य दरबार में एक दूत भेजने को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 19वां सवाल है, पुष्यभीति मूल रूप से निम्नलिखित में से किसके सामंत थे? पुष्यभूति मूल रूप से निम्नलिखित में से किसके सामंत थे? सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के सामंत थे। पुष्यभूति मूल रूप से गुप्तों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई राज्य विघटित होकर बने थे और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश प्रमुखता से उभर कर आया। इस वंश के शासक प्रसिद्ध शासक प्रभाकर वर्धन थे और इसके दो पुत्र कौन कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री कौन थी? राजश्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद कैसे ग्रंथ है? श्रुति ग्रंथ है।
कैसे ग्रंथ है? श्रुति ग्रंथ है, यानी इसे सुनकर उपदेश लिया जा सकता है। इसकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का क्या अर्थ होता है? बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समीप बैठना। ठीक है। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो आंसर होगा दारा शिकोह ने कराया था। किसने कराया था? दारा शिकोह ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? आसान प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। मौर्य वंश के शासक अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहाँ पर जो कर लगता था उसे हटा दिया था। लुम्बिनी में लगने वाले कर को क्या किया था? हटा दिया था। इस स्थान से ब्राह्मी लिपि पाली शिलालेख वाला अशोक स्तंभ मिलता है। अशोक ने लुम्बिनी को कर से छूट प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है और यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाई गई थी। इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। 23वां सवाल है, कौन से मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित थे? कौन से मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित थे। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनाया था। चंदेल वंश ने कब से कब तक भारत पर शासन किया था? 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि कांदारिया मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह किसे समर्पित है? शिव को समर्पित है। वहीं पर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 954 में हुआ था। किस राजा द्वारा बनाया गया था? राजा धंग द्वारा बनाया गया था। और किस खुशी में बनाया गया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जश्न मनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 24वां सवाल है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस जनजाति ने किया था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस जनजाति ने किया था? सही आंसर हो जाएगा अरबों ने किया था। अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध पर यदि आपसे पूछ ले किसका शासन था, तो हिंदू राजा दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार करना। लेकिन 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25वां सवाल है इस सेशन का अंतिम सवाल, मिहिर भोज ने किस राजवंश से संबंधित थे? मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे?
सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश से संबंधित है। मिहिर भोज या भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। वह अपने पिता रामभद्र का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? रामभद्र का उत्तराधिकारी था। भोज यदि आपसे पूछ ले किस भगवान के भक्त था, किस भगवान के भक्त थे? विष्णु के भक्त थे, और उसने देवरा की उपाधि धारण की थी, जो उसके कुछ सिक्कों पर भी इसके नाम मिलते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के दरबार का दौरा किया था, और मिहिर भोज ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी की क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।